एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड। बहुत इजी चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार रिपीटेड देखने को मिलेंगे कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, देन उसके बाद उसके फीचर्स पूछी गई है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट ब्रेथ देखेंगे, प्रोडक्ट डेप्थ देखेंगे, प्रोडक्ट के क्या कंसंट्रेशन देखेंगे, राइट। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके घर शादी है, शादी के लिए आपको ड्रेस चाहिए तो वो भी एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपको क्या करना है, बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो आप बैंक में जा रहे हैं, वो बैंक वाले आपको पैसे दे रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट, ठीक है, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी आपकी मार्केटिंग में आती है। तो कहने का मतलब जब एक पर्सन की कुछ एक वांट्स होती है, कुछ एक डिज़ायर होती है, उनको कंप्लीट करने के लिए वो मार्केट में जाता है, राइट। वो आपको वो प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, वो सर्विसेज लेने भी जा सकता है, राइट। जैसे कि सैलून में जाते हैं नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेकर वापस आ जाते हैं, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं या फिर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है, राइट। तो हम उनसे या तो प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं जिससे अपनी मेन नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाए, या फिर हम उनसे क्या करते हैं, सर्विसेज रिसीव करते हैं। तो इन दोनों को कंसेप्ट को समझेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है, सर्विसेज होता क्या है। अब देखो, प्रोडक्ट जो होता है, मैंने कहा आपको ड्रेस चाहिए, आप मार्केट में गए, आप यहाँ पे बायर हैं, ठीक है, आप चाह रहे थे कि मेरे पास एक अच्छी ड्रेस हो, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने एक ऐसे सेलर को ढूंढा जो इसके पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी इच्छा के हिसाब से वो सामान था, ठीक है। आपने, इस सेलर ने आपको क्या दिया, वो ड्रेस आपको दे दी है और आपने इसको क्या दिए, पैसे दिए, राइट। अब यहाँ पर चीज़ें, जो ड्रेस थी वो आपके पास आई, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, राइट। उसको खरीदने के बाद उसको घर लेके आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 3-4 शब्द मैंने बोले। पहला क्या था कि मैंने क्या कर सकती हूँ, उसको टच कर सकती हूँ, राइट। जो ऑनरशिप है वो मेरी हो गई है पैसे देने के बाद, है ना, उस सामान मेरा हो गया है, राइट। क्या सर्विसेज में ऐसा होता है? नहीं। सर्विसेज में क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, ठीक है, वो अपनी स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी प्रैक्टिस जितनी उसने की थी वो उसने आपके ऊपर अप्लाई की। फाइनली जो प्रॉब्लम थी डायग्नोस किया उसने आपको, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी उसको पहचाना, देन उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको दवाई जो है प्रिस्क्राइब कर दी कि हाँ ये मेडिसिन ले लो। अब जो आपको ट्रीटमेंट दिया है, सर्विसेज दी है, जब तक पेशेंट नहीं होगा क्या वो पेशेंट वो सर्विसेज ले सकता है? क्या वो अपनी बीमारी का, जब तक वो खुद नहीं जाएगा वहाँ पर, क्या वो रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑनरशिप होती है सर्विसेज के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं होती। जो डॉक्टर है आपको जो स्टेथोस्कोप होता है उसका, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको घर नहीं लेके आते या लेके आ जाते हो आप लोग? नहीं ना, वो केवल चेकअप करके बताता है, ठीक है। और आपके पास, आपके के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आंखों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जो इस भी तरीके की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बताता है कि ये प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग वो दवाइयाँ लिखता है। ये जो गुड्स आ रही हैं वो मेडिसिन हैं, ठीक है, जो उसने ट्रीटमेंट दी ये सर्विसेज है, राइट। इसकी ऑनरशिप आपको मिल सकती है दवाई की पेमेंट करने के बाद, पर जो उसने अपनी स्किल, अपनी नॉलेज यूज़ की है उसके रिगार्डिंग कोई ऑनरशिप नहीं मिलती। तो कहने का मतलब जो सर्विसेज के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, गुड्स के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। समझ में आया? दूसरी बात क्या कि यहाँ पर जो गुड्स थी उसको आप टच कर पा रहे थे? क्या आप सर्विसेज को टच कर पा रहे थे? नहीं, जस्ट ओनली फील कर पा रहे थे, राइट, उसको केवल महसूस कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ही आ जाती है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में, कि जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट होता है, ये देखो, मान लीजिए मेरे को ड्रेस चाहिए थी, मैं ना जाकर, मेरी मम्मी क्या गई, मार्केट में गई, मेरे लिए ड्रेस लेके आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है जो यूज़र है वो खुद जाए, राइट, जिसको खुद ड्रेस डालनी है वो खुद जाए, उसके अलावा कोई भी जा सकता है। बट सर्विसेज के केस में क्या होता है, जिसको सर्विस लेनी है, अगर आपको अपने हेयर कट करवाने हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा, आपकी मम्मी नहीं जा सकती। समझ पा रहे हैं? तो सर्विसेज केवल उसी को मिलेगी जो वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो दैट मीन्स आप सर्विसेज को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। बट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कोई भी खरीद के ला सकता है और कोई भी उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया?
समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैंने बता दिया, वैसे हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे 6 टॉपिक के अंदर कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोई भी चीज़, एनीथिंग what कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स। जो भी नीड है, जो भी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में आपको कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो गुड्स है, चाहे सर्विस है, चाहे कोई भी आइडिया है। आइडिया जैसे कि हमें ये पूछते हैं कि प्लस 2 के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये कंसल्टेशन है, राइट, ये काउंसलिंग हो रही है कि हाँ जी आपको क्या करना चाहिए, आपको बीए करनी चाहिए, आपको बीकॉम करनी चाहिए, आपको बीएससी करनी चाहिए, आपको या फिर किसी फाइन आर्ट के सब्जेक्ट में जाना चाहिए, या फिर आपको सीए में एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, ये आइडिया है। सर्विसेज के अंदर क्या है कि कोई भी, अभी मैंने बताया, बस की सर्विसेज ले लीजिए, बैंक की सर्विसेज ले लीजिए, डॉक्टर की सर्विसेज ले लीजिए, या फिर किसी टीचर की जो पढ़ा रहा है वो सर्विसेज ले लीजिए। गुड्स के अंदर कोई भी सामान खरीद लीजिए। अब पहले हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात की जा रही है, गुड्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है। गुड्स आपकी मेनली क्या है, 2 से 3 टाइप्स में डिफाइन की गई है। किसी की बुक में 2 टाइप्स में होगी कि बेस्ड ऑन द स्टेटस, बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी, बेस्ड ऑन द टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया, टेंजिबल का मतलब है जब किसी चीज़ों को टच कर पा रहे हो। अब मेरे पास क्या है, ये माउस है, ठीक है, मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये पेंसिल है, मेरे पास यहाँ पे बुक्स रखी है, तो मैं इनको टच कर सकती हूँ, राइट। ये पेन मेरे हाथ में है, ये मैं इनको टच कर सकती हूँ, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। अगर मैं कहूँ कि जो मैं सर्विसेज मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं, जस्ट ओनली लिसन, सुन सकते हो, राइट। तो ऐसे गुड्स जो कि जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, उसे हम टेंजेबल कहेंगे। बट कुछ एक ऐसी सर्विसेज भी होती है जो कि टेंजेबल होती है, वो हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ द सर्विसेज के अंदर, ठीक है। और इनटेंजिबिलिटी के अंदर क्या आ जाते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ड्यूरेबिलिटी एंड नॉन ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी एंड नॉन ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि आप कोई फर्नीचर खरीदने गए, क्या ऐसा है कि उसको 2 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना होगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा? आप कोई बुक परचेज करने गए, आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है, आपने कोई कार खरीदी है, क्या ऐसा है कि इनको जितना जल्दी हो सके जल्दी से यूज़ कर लो, अदरवाइज खराब हो जाएंगे? नहीं ना, ये ऐसी आइटम है बच्चे जो कि आप लंबे टाइम के लिए इनको यूज़ कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर मैं कहूँ जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई हैं, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स हो गया, ठीक है, मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपको विदिन 2 डेज, विदिन 1 डेज उसको यूज़ करना होगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। जैसे दूध को अगर आप 2 दिन, 1 दिन के अंदर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो अदरवाइज वो कहते हैं ना फट जाता है, तो खराब हो जाएगा। तो ऐसा ये भी देखो है, तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही है। बायफॉरगेट किसके बेस पे किया है? ड्यूरेशन के बेस पे, कौन कितना लंबा चल सकता है। जो ज़्यादा लंबा चलेगा उसके मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया, जो कम चलेगा उसके नीचे एग्जाम्पल लिख दिया, समझ में है? तो ये ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से होता है। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन द स्टेटस। स्टेटस दैट मीन्स कि कंज्यूमर है या फिर इंडस्ट्री गुड्स है। कंज्यूमर दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा आप ड्रेस लेने गए, ठीक है, मार्केट में आप क्या लेने गए? ड्रेस लेने गए। आप ड्रेस लेकर आए, ठीक है। अब क्या है, 10 अक्टूबर को आपको यहाँ पे प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको आपने यूज़ किया, आपने इसके बीच में ना कोई प्रोसेस नहीं किया, आपने खरीदा सीधा उसको यूज़ कर दिया, बीच में किसी भी तरह की प्रोसेस नहीं है, राइट। अच्छा, मैं कोई सामान खरीद रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, वो प्रोडक्ट इसलिए खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे को आगे किसी नए प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करने हैं, तो उसे हम कहेंगे इंडस्ट्री प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस ड्रेस को बनाने में मुझे कपास चाहिए होगी, राइट, मुझे मशीनरी चाहिए होगी, मुझे इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ये जो कपास थी ये रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, ये भी मेरे क्या है, आपके फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है। अब इन सब का यूज़ करने के बाद फाइनली मेरी ड्रेस बनेगी। तो मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, राइट। तो ऐसे गुड्स को क्या कहेंगे हम? इंडस्ट्री गुड्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, और एक सेकेंड, और दूसरा क्या है? शॉपिंग गुड्स होते हैं, और एक आता है स्पेशलाइज्ड गुड्स होते हैं, क्या होता है? अनसाउट, अनशाउट। बताएंगे इन चारों का मतलब भी। एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल, एक होता है कैपिटल गुड्स एंड सप्लाई एंड द सर्विसेज। पहले हम सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स के ऊपर पहुंचते हैं। कंज्यूमर गुड्स आ गया समझ में, जो कि आप पर्सनली यूज़ के लिए लेके आते हैं, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के लिए। सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या होता है समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपको मम्मी ने बोला है आपको कि बेटा जाके ना मार्केट से ना एक पैकेट ना बिस्किट का लिया,
क्या आप सोचोगे कि मुझे कौन सा बिस्किट लेना चाहिए, मुझे कौन सी दुकान पे जाना चाहिए? अरे बिस्किट बोले तो ऑब्वियस है, आप आराम से खरीद सकते हो। ज़्यादा प्राइस है? नहीं। क्या आपके पास ये है कि हाँ मुझे ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा इस चीज़ों को खरीदने के लिए, बहुत कम शॉप अवेलेबल होगी? नहीं, बिस्किट मोस्टली सभी दुकान पे मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आपको ना मिल्क लेके आना है, ठीक है, तो आप इजीली जा सकते हो, ज़्यादा प्राइस है? नहीं। मीन्स कि ऐसे गुड्स जो कि आप फ्रिक्वेंट बेसिस पे या फिर मैं कहूँ कि डेली बेसिस पे उसको यूज़ करते हो, ऐसे सामान को क्या कहेंगे? कन्वीनियंस गुड्स। मीन्स कि जो ईजिली मार्केट में कन्वीनियंट है, राइट, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, दैट्स गुड्स इज नोन एज अ कन्वीनियंस गुड्स, राइट, क्लियर है? अच्छा, शॉपिंग गुड्स का मतलब क्या होता है? मीन्स कि जिनका प्राइस जो होता है ना वो थोड़ा सा लिटिल मोर होता है इनसे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, क्या खरीदनी है? वॉशिंग मशीन खरीदनी है। या फिर मैं कहूँ कि आपको कोई भी फ़ोन खरीदना है, ठीक है। अब आपने वॉशिंग मशीन खरीदी या टीवी खरीदा, ठीक है, या आपने कोई फर्नीचर खरीदा, क्या आप उसको ऐसे रोज रोज खरीदोगे कि आज ये खरीद लिया, कल दूसरा खरीद लिया, तीसरा कल खरीद लिया? ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद खरीदते हो और उनका प्राइस नॉर्मली प्रोडक्ट की प्राइस से हाई होता है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन क्यों करते हो? कंपैरिजन इसलिए करते हो क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इनकी क्वालिटी मेजर करनी चाहिए, इनके प्राइस को मेजर करना चाहिए, इनके अंदर जो फीचर्स हैं उनको मेजर करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आपको कंपैरिजन की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे बहुत पहला पॉइंट क्या है? ये प्राइस में थोड़े हाई होते हैं। दूसरा, इनके अंदर हमारे पास ज़्यादा लंबे टाइम के बाद खरीदते हैं, 3-4 साल के बाद खरीदते हैं। और तीसरा, इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, उसे हम बोलते हैं शॉपिंग गुड्स, राइट। अच्छा, स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा लग्जरी होते हैं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखो, मैंने कहा कि आपको वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो। वॉशिंग मशीन कितने की आती है? 17, 18, 20 मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया, ठीक है। मैक्सिमम तो कितनी भाग जाओ, है ना, वो 8,000 की भी आती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, मेरे को रेट तो नहीं पता है, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ वैसे, ठीक है, कि आप उतना चले जा सकते हो। क्या हज़ारों में कार आती है? नहीं आती। क्या हज़ारों में आप कोई घर खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो ये आते हैं स्पेशलिटी गुड्स के अंदर, मीन्स कि ऐसे गुड्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगाना चाहिए और इनका प्राइस क्योंकि ज़्यादा होते हैं इसलिए वजह से आप इनके ऊपर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो। सो सिंपल। आया समझ में? आया समझ में? देखो क्या लिखा है, कन्वीनियंस गुड्स क्या होते हैं? बॉट द फ्रिक्वेंटली विद इन अ मिनिमल एफर्ट। आप बहुत कम एफर्ट लगाते हो, जैसे कि कोई भी डेली रूटीन का, जैसे स्नैक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, टूथपेस्ट हो गया। शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होता है कि जहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे, उसके स्टाइल के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि कोई आप कपड़े खरीदते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हो गया, मोबाइल्स हो गए, इनके बारे में। आपके पास स्पेशलिटी के प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि जहाँ पर एक इनके बीच में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ब्रांड लॉयल्टी होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे कार का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप वोल्वो की कार लेना चाहते हैं या फिर आप BMW लेना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए? मेजर होनी चाहिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट जाता है अनसाउट प्रोडक्ट। अनसाउट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट है जब कभी आपने सुना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि आपने न्यूज़ देखी हो इंश्योरेंस की न्यूज़ देखी है आपने कभी? उसमें किस तरीके से दिखाते हैं, एक न्यूज़ मैंने देखी थी, इवन आपने भी देखी होगी कि एक मम्मी है, यहाँ पर इनके हस्बैंड है, इन दोनों की एक बेटी है, ठीक है। और इसके हस्बैंड का ये सपना था कि अपनी बेटी को वो क्या बनाए? डॉक्टर बनाए। सपना पूरा होने से ये क्या हो गए? चले गए हैं। तो इनकी जो वाइफ है, पता है क्या कहती है कि अगर इन्होंने इंश्योरेंस ना करवाया होता तो आज ये डॉक्टर नहीं बन पाती। तो एक इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हाँ जी, इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें जो कि क्या है, अनसाउट प्रोडक्ट है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी सोच में नहीं था, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी है, तो ऑब्वियसली बात है एडवर्टाइजमेंट तो हमें करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हो गया, ऐसे प्रोडक्ट। इंडस्ट्री प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल हो गया, जो कि आपके फाइनल गुड्स को बनाने में काम करेंगे। कैपिटल गुड्स हो गया कि जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई है, इक्विपमेंट हो गई, उनकी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, सप्लाई एंड द सर्विसेज के बारे में, जैसे कि जैसे कोई भी ऑफिस है उसमें डेली सफाई होती है, इवन मशीनरों की भी सफाई होती है, राइट। इवन उसके अंदर जो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग जो मशीनें आती है उनके अंदर भी सफाई होती है, इसकी जो डेली ऑपरेशन में काम होते हैं उनके बारे में की जा रही है, ठीक है।
ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल मैंने आपको बता दिए, एंड टेंजेबल, नॉन टेंजेबल। क्या आपको ये समझ में आया प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनली हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। क्या कहते हैं थर्ड टॉपिक कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है। सुनो, प्रोडक्ट मिक्स पता क्या कहते हैं कि ये 4 कंपोनेंट का मिक्सचर है। देखो प्रोडक्ट तो मतलब समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी आइटम जो कि आप किसी सेकंड पर्सन को दे रहे हो उसकी वांट्स को कंप्लीट करनी। मिक्स का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, कई सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होगी, है ना। तो यहाँ पर ना प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या है, ये 4 कंपोनेंट है, राइट। पहला क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट विड्थ लिखा हुआ है। सेकंड कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डेप्थ लिखा हुआ है। थर्ड कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट लेंथ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने के लिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ मुझे फास्ट फूड का लेना है या फिर मैं कोई आइटम्स का लूँ? चलो मैं पहले ना बुक का लेती हूँ, फिर मैं फास्ट फूड के ऊपर आऊँगी कि हाँ फास्ट फूड के अंदर भी हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। सुनो, मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी बुक पब्लिशिंग कंपनी है, बुक पब्लिशिंग कंपनी, ये बुक को पब्लिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेती हूँ, ठीक है, एसएससी है, ठीक है, रेलवे है, और मैं ले लेती हूँ यूजीसी नेट, यूजीसी। पता है आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम टीचर बनने के लिए दिया जाता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा कि ये कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है? बुक को पब्लिश करती है। उसने कहा कि हम 3 बुक पब्लिश करती हैं, तो यहाँ पर 3 लाइन्स है। ये लाइन किससे बिलोंग करती है? एसएससी से बिलोंग करती है। ये लाइन किससे बिलोंग करती है? रेलवे से बिलोंग करती है। ये लाइन किससे बिलोंग करती है? यूजीसी नेट के लिए बिलोंग करती है। अच्छा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को पता है क्या कहते हैं? ये जो मेरे पास एसएससी है, सीजीएल है, ये इनको पता है क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ, या फिर मैं कह सकती हूँ प्रोडक्ट ब्रेथ। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इतना समझ में आया? अच्छा, मैंने कहा जितने नंबर ऑफ वैरायटी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ प्रोडक्ट विड्थ। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर मैंने कहा कि जैसे कि आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इसी तरीके से एसएससी में होता है, रेलवे भी होता है कि पहले पेपर 1 होता है फिर पेपर 2 होता है, दोनों की बुक अलग होती है, राइट। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पेपर 1 की बुक है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कॉमर्स का यूजीसी नेट अलग कंडक्ट किया जाता है, इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट अलग कंडक्ट किया जाता है। अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट से एमबीए करता है तो उसका नेट अलग कंडक्ट किया जाता है। कोई बच्चा मैथ से है तो उसका मैथ से अलग कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस बुक पब्लिशिंग कंपनी ने क्या किया? पेपर 1 की बुक अलग छापी है, ठीक है, कॉमर्स की बुक को अलग पब्लिश किया है, इकोनॉमिक्स की बुक को अलग पब्लिश किया है। कहने का मतलब है यूजीसी नेट ही, इसके अंदर आपने कितनी बुक्स को पब्लिश किया है, मीन्स कि इसकी लेंथ कितनी है। समझ पा रहे हो? एक प्रोडक्ट लाइन में मान लीजिए मैंने 4 लेंथ निकाली, मैं इसको रेज कर देती हूँ लास्ट वाले को, ठीक है। 4 क्या है इसने बुक पब्लिश की है, तो ऑब्वियस ही बात है जो ये होंगी ना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन में जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्रोडक्ट की लेंथ कहेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने कहा कि सब में मैंने क्या किया है? 4 बुक को पब्लिश किया हुआ है, तो इसे मैं क्या कहूँगी? अच्छा, मेरे पास ये बताओ कि अब यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रेथ में कितने लाइन थी? ऑब्वियस ही बात है 3 है, एसएससी, रेलवे, यूजीसी 3 हुई। अच्छा, मैं कहूँ कि लेंथ में कितने हुए? देखो 3 तो लाइन है, सब में 4 सब्जेक्ट हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 14 हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट लेंथ है। क्या इतना क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जो कॉमर्स की बुक है ना, जो कॉमर्स की बुक है वो बुक आपके लिए, एक बुक है मेरे पास केवल और केवल ओनली कंसेप्ट की, मीन्स कि जिसके अंदर केवल कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। अच्छा, दूसरी बुक है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिलोंग करते हैं। मैं क्या? अच्छा, तीसरी बुक है जो कि कंसेप्ट भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कॉमर्स की बुक में इसी तरीके से सब में है। मेरे को यहाँ पर क्या नज़र आ रही है? गहराई नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने कहा कि जो कंसेप्ट की बुक है
वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है या फिर वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है या फिर वो बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, राइट। जब हम प्रोडक्ट की गहराई में जा रहे हैं कि हाँ जी अब ये बताओ कि वैरायटी क्या क्या है, समझ पा रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में कि इसके अंदर वैरायटीज़ क्या क्या है, तो उसे बोला जाता है प्रोडक्ट की क्या, पता लग गया गहराई को क्या बोला जाता है, डेप्थ बोला जाता है। सो सिंपल, समझ में आया। ये 3 कंसेप्ट है। ब्रेथ जिसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितनी है, कि कितने प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप कितनी वैरायटीज आप वो कितने प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट लाइन में कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं इसकी वैरायटीज प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसे बोलेंगे प्रोडक्ट डेप्थ कहेंगे। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ इसके लिए, चलो अब खाने का एग्जाम्पल भी ले लेते, कह रहे हैं फास्ट फूड का भी एग्जाम्पल। सुनो, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी क्या कर रही है, फास्ट फूड में डील कर रही है, ठीक है, फास्ट फूड में डील कर रही है। वो क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा में डील कर रही है, ठीक है, बर्गर में भी डील कर रही है, और वो कर रही है आपके मोमोज में, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट हो गए हैं, तो कितने प्रोडक्ट में डील करना, ये हो गया प्रोडक्ट की ब्रेथ हो गई है, या मैं कहूँगी इसकी विड्थ हो गई है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मोमोज का एग्जांपल ले, एक तो सिंपल मोमोज होते हैं जिसे मैं कहूँगी वेज मोमोज, दूसरे को क्या कहेंगे, इसको चिकन मोमोज, ओके। नेक्स्ट जाता है आपके पास चिकन के बाद आ जाता है पनीर का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास और कौन से होते हैं, तंदूरी, ठीक है, समझ पा रहे। अच्छा, अब यहां पर ये क्या है, लेंथ है कि वैरायटी कितनी थी, एक प्रोडक्ट लाइन, ये प्रोडक्ट लाइन है, इस प्रोडक्ट लाइन में आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा कि मेरी शॉप पे 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, वो भी मोमोज के रिगार्डिंग। मैं क्या, ठीक, आपने कहा कि मुझे वेज दे दो, मैंने कहा कि वेज के अंदर ये बताओ आपको स्टीम चाहिए या फिर आपको फ्राइड चाहिए, कहते हैं हमें स्टीम चाहिए। अच्छा ठीक है, स्टीम चाहिए, आपको हाफ प्लेट चाहिए या फिर फुल प्लेट चाहिए। सो सिंपल, मीन्स कि आपको यहाँ पे वैरायटी मिल रही है, इन डेप्थ में जा रहे हो। जब आप वैरायटी के बारे में बात करें तो वो इन डेप्थ के बारे में बात करते हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद करेंगे आप समझ में आ गया। अभी फिर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट की विड्थ होती है। विड्थ का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितनी है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर 3 प्रोडक्ट लाइन की थी, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट अ कंपनी सेल अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन। पूरी प्रोडक्ट लाइन मीन्स कि तीनों प्रोडक्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है आप सेल कर रहे थे, उन सबका टोटल बोला जाता है। अब मेरे एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4, मान लीजिए सब में 4 है, ठीक है, 3 4 1 2 3 4, तो 3 तो प्रोडक्ट हो गए हैं, मेरे पास प्रोडक्ट लाइन हो गई है, उनके अंदर 4 आइटम्स अलग से प्रोवाइड करें, तो 12 हमारे पास क्या हो गई है, लेंथ हो गई है। इज इट क्लियर? डेप्थ का मतलब क्या है कि उसके अंदर मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ वेरिएंट क्या है। जैसे कि आपके ड्रेसेस के अंदर होती है कि कलर आपके पास अवेलेबल होते हैं, कहते हैं ना कि हमारे पास ना 6 कलर हैं, ठीक है, 6 कलर मिल जाएंगे आपको, लाल हरा नीला पीला जो भी होता है, ठीक है। उसके अंदर ये कहते हैं कि आपको साइज भी मिल जाएगा, आपको मीडियम साइज भी मिलेगा, स्मॉल साइज भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, और आपको डबल एक्सेल भी मिलेगा, आपको बिल्कुल लार्ज भी मिलेगा। ये क्या होता है, वैरायटी प्रोवाइड करना कि इसके अंदर ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, लास्ट आ जाता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैं कहूँ आपके पास, एक तो मैंने आपको बोला कि बुक, एक मैंने बोला आपके पास फास्ट फूड, एक मैंने बोला आपके पास टेक्नोलॉजी आईटी। क्या इन तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है? यस या नो? ऑब्वियस ही बात है, कोई रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा हमें तो, या तुम्हें नजर आ रहा है तो हमें भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि आपको पिज़्ज़ा दिया, आपको मोमोज दिए, आपको मैंने बर्गर दिया, ठीक है। क्या ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है? यस, ये तीनों फास्ट फूड से रिलेटेड है। मैंने इसी तरह से बुक का एग्जांपल दिया। अगर
प्रोडक्ट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आपके पास लेस कंसिस्टेंसी है। अगर प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है तो आपके पास ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। बस यही बात की जा रही है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, शो करते हैं एक रिलेशनशिप को कि हाँ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हाई कंसिस्टेंसी है दैट मीन्स ऑल रिलेटेड टू द ब्यूटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी आइटम्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे लैक्मी हो गया, ठीक है, वो कंपनी है वो केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट जाता है कोई भी, अगर मैं कहूँ कि गारमेंट्स है, फास्ट फूड है और कोई आईटी सेक्टर है, ये एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते, यहाँ पर किसी भी तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे लेस कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब बस यही है कि रिलेशनशिप है या नहीं है वो चेकआउट करना है, दैट्स इट। क्लियर है? क्या ये चारों पॉइंट क्लियर हुए? उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए। ओके, अच्छा, इसके अंदर ना कुछ एक पॉइंट्स और आते हैं, मैं इसको यही लिंक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और, मैंने कहा कि मेरे को मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनली मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और प्रोडक्ट में डील करूँ। मीन्स की जो बिजनेस चल रहा है वो तो ठीक है, मेरे ये चारों के चारों प्रोडक्ट कैसे हैं, एग्जिस्टिंग कहूँगी मैं, कि मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर वेज हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, तंदूरी हो गया। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक और मोमोज की वैरायटी ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मिक्स जो भी वेज होती है ना, या मैं कहूँ कि मुझे मैक्रोनी मोमोज बनाने हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे समोसा मैक्रोनी आता है, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो एक कंसेप्ट ये होता है, अभी मैं बताऊँगी इसको नाम क्या देते हैं। यहाँ पर तो क्या किया मैंने, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ साथ ही मैंने कोई एक नया प्रोडक्ट में, इसी प्रोडक्ट लाइन में एक नया प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने देखा मेरी शॉप पे ना पिज़्ज़ा भी अच्छा चल रहा है, बर्गर भी अच्छा चल रहा है, मोमोज भी अच्छे चल रहे हैं, चलो एक और वैरायटी को ऐड कर देते हैं। क्या, एक और, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, हमने एक और वैरायटी को ऐड किया, जिसका हम ले लेते हैं स्प्रिंग रोल, ठीक है, रोल। समझ पा रहे? मैंने क्या किया, मैं 4 आइटम में तो डील कर ही रही थी, ये मेरी 3 ही प्रोडक्ट लाइन थी। मैंने कहा मेरी 4th प्रोडक्ट लाइन और आनी चाहिए। मैंने क्या किया है, न्यू प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस किया, कोई एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं किया, नया लेकर आई मैं। तो इसे, इस टर्म को भी हम कहेंगे, कुछ नाम देंगे, अभी रुको मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन करना, ठीक है, और इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन करना। इज इट क्लियर? एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, नया चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एक्सटेंशन। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, हमने न्यू ही प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट यहाँ पर क्या आता है कि हमें क्या करना है, जो आपके प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यू फीचर्स, ओनली एक नया फीचर ऐड किया हमने, ठीक है, या फिर नई वेरिएशंस दी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, दैट्स इट, दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात आ जाती है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है, भाई मैंने कहा कि मेरी तो मोमोज की शॉप है वो अच्छी चल ही नहीं रही थी, यहाँ पे ये तंदूरी को मैंने क्या, तंदूरी हटा दो, मैंने चिकन को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, क्योंकि इसकी सेल अच्छी नहीं हो रही थी मेरी एरिया में। तो मैंने जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में से मैंने क्या कर दिया, चिकन से बिलोंगिंग होने वाले जो प्रोडक्ट है, जो मोमोज है, मैंने उसको रिमूव कर दिया, राइट, मैंने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसको एक नाम देंगे, अभी बताती हूँ। अच्छा, एक मैंने कहा है कि मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट लाइन थी, पिज़्ज़ा था, बर्गर था, मोमोज था। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं लोग, उसके बाद मोमोज खा रहे हैं, बर्गर के बहुत ज़्यादा कम कस्टमर है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे के जा रहे, बट उससे मेरी ज़्यादा कॉस्ट भी इनकर हो रही है। तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं इस प्रोडक्ट लाइन को हटा ही दूँ। समझ पा रहे हो? यहाँ पर तो क्या है, इस प्रोडक्ट लाइन में से मैंने इसको आइटम को हटाया और ऊपर मैंने प्रोडक्ट लाइन ही हटा दी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, आई होप कंट्रैक्शन बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस, यस, कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है। दूसरे को हम क्या कहेंगे, एलिमिनेशन करना, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है एलिमिनेट करना।
एलिमिनेट आ गया समझ में, एलिमिनेट आ गया समझ में कि आपने प्रोडक्ट को हटाया है उसकी प्रोडक्ट लाइन में से, ठीक है, उस एग्जिस्टिंग लाइन में से आपने 4 आइटम में डील कर रहे थे, उसमें से एक हटा दिया। अब वेज, पनीर और तंदूरी से बिलोंग करते हो और प्रोडक्ट लाइन में से कोई आइटम हटा दिया मैंने, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल ही हटा दी है, तो उसे बोलेंगे कंट्रैक्शन। मींस कि जो आपका बिजनेस इतने बड़े एरिया में 3 फैक्टर में बिलोंग करता था, अब आप क्या करने वाले, 2 ही में काम करने वाले हो। अब आपका बिजनेस क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये तीनों के चारों पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, और कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ, और एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पूरी प्रोडक्ट लाइन खत्म कर दी जाती है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे, वैसे इसमें सेट हो सकता है बट आपके लिए अलग, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल के फ़ोन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आईफोन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कि आपको 2 कंसेप्ट समझाने के लिए। क्या, एक तो कंसेप्ट आपका ट्रेडिंग अप कंसेप्ट है, एक आपके पास कंसेप्ट है ट्रेडिंग डाउन कंसेप्ट। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिसका सबसे बढ़िया मुझे एग्जाम्पल लगा आपका आईफोन। अब देखो आईफोन एक क्या है, आईफोन एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों में डील करती है। आईफोन है, उसका मैक है, ठीक है, मैकबुक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसका क्या है, आपके पास ब्लूटूथ भी आते हैं। आईफोन जो इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच है वो भी आती है, एप्पल की वॉच जिसे हम कहते हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट में डील करते हैं। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट लाइन्स हो जाएंगे। बट मैं एक प्रोडक्ट लाइन को उठा रही हूँ। उन्होंने क्या किया, हर साल एक नया फ़ोन लॉन्च करते हैं। जैसे कि वो क्या था, 11 से स्टार्ट हुए, 12, 13, 14, 15, अब 16 भी आ चुका है नहीं आ चुका। अच्छा, मैंने कहा कि पीछे उन्होंने देखा कि सभी कंज्यूमर मेरे हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे कंज्यूमर भी हैं जो भी मेरे एप्पल के फ़ोन को यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इसकी वैराइटीज़ आपको बता दी कि एक तो क्या है, मिनी है, एक है नॉर्मल है, एक है प्रो समझते हो, बिल्कुल हाई लेवल का। अच्छा, जो उसके ऑलरेडी कस्टमर होंगे वो क्या सोचेंगे, जो उसके एप्पल जो आईफोन यूज़ करते हैं जो उसके ऑलरेडी कस्टमर है वो क्या सोचेंगे कि अब वो प्रो में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, कंपनी ने क्या किया है, अपने जो कस्टमर नहीं है, मान लीजिए ये ग्रुप ऐसा है जो आईफोन को यूज़ नहीं करता, कंपनी ने इनको टारगेट किया कि हमें ये कस्टमर भी अपने बनाने। कैसे बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, रेट कम कर दो भाई। सभी बच्चे क्या सोचेंगे, सभी मतलब इंसान जो है, ह्यूमन की जो साइकोलॉजी फैक्टर ऐसा होता है कि आईफोन एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा जो आइटम है, अगर उसको आप लेके घूम रहे ना, ऐसे सोचे, ऐसा माना जाता है कि आप हाई स्टेटस से बिलोंग कर, का हाई स्टेटस है, हाई क्लासिक फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गुड बैकग्राउंड है ना। तो कंपनी ने क्या किया, आप लोगों को टारगेट किया, एक प्रोडक्ट निकाला जिसके ऊपर नाम रख दिया मिनी, जिसका प्राइस जिससे थोड़ा सा कम मिलेगा, प्रो का प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। जो इसके ऑलरेडी कस्टमर होंगे वो प्रो पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो इसके कस्टमर नहीं है वो मिनी खरीदेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च तो करती है, अब फोन है भाई, आईफोन ही है, ठीक है, बस वही बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 16 पे पहुंच गए हैं, अब 2024 के अंदर क्या पता अगले साल 2025 के अंदर 17 आ जाए, 17 प्रो आ जाए, राइट, समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर अगर कंपनी लेकर आ रही है क्या, हाई प्राइस प्रोडक्ट को, और दूसरा अगर कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ साथ लेकर इंट्रोड्यूस कर रही है उसके साथ साथ लो प्राइस प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट, उसे हम ट्रेडिंग डाउन। और अगर मैं कहूँ हाई प्राइस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है साथ साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि प्रो हो गया, ट्रेडिंग अप हो रही है। अब हाई प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस हाई है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर जो क्वालिटी हो गई, उसके अंदर जो फीचर्स है, ये सारी की सारी ज़्यादा हाई मिलेगी। लो के अंदर क्या मिलेगी, प्राइस कम है तो ऑब्वियस ही बात है फीचर कम मिलेगी, फैसिलिटीज़ कम मिलेगी, इसके अंदर जो होने वाली फंक्शनिंग है वो कम मिलेगी, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने क्या किया, कोई नया हाई प्राइस का प्रोडक्ट है, मैं उसको उसके साथ ही जोड़ के चल रही हूँ, ठीक है।
क्यों चल रही हूँ? क्योंकि मुझे जो मेरे पुराने कस्टमर उसको साथ तो लेकर चलना ही है, जो और ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है उसको भी टारगेट किया। अगर मैंने कहा कि मैं कैसे से बिलोंग करती हूँ, मैंने कहा मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो है पर मैं अपने जो मेरे कस्टमर नहीं है ड्यू टू देयर इज़ अ प्राइस इशू होने के कारण, तो हमने क्या किया, कम प्राइस भी लॉन्च कर दिया, जिसके कारण ये कस्टमर भी हमारे कस्टमर बन गए। तो उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग डाउन जो हमारा प्रोडक्ट सिस्टम है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अप रेफर टू द स्ट्रेटेजी वेयर द कंपनी अपग्रेड इट्स प्रोडक्ट और द ब्रांड टू द हाई प्राइस पॉइंट by the improving the quality, adding the features or the targeting the more premium market segments। ज़्यादा प्रीमियम मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट कर रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ साथ। और डाउन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लो प्राइस को, यहाँ पर क्या था, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाई प्राइस के प्रोडक्ट को। सो सिंपल, समझ में आया? टॉपिक हो गया कंप्लीट। देखो कितना आसान टॉपिक था, राइट? क्लियर है? अच्छा, अब बढ़ते हैं सर्विसेज क्या होते हैं। सर्विसेज मैंने वैसे आपको बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने डिस्कस किया था कि जो सर्विसेज है वो क्या है, वो उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा दी गई ट्रीटमेंट होगी है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान है, ठीक है, और ऑटो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दी गई सर्विसेज है, और बैंक के अंदर प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज है, रेलवे के अंदर प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज है, राइट। अगर मैं कहूँ कि जब तक आप बस में चढ़ेंगे नहीं, क्या आप उसकी सर्विस ले सकते हो? नहीं ले सकते। सो सिंपल, समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अगर आपने टिकट खरीदी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने बस खरीद ली है, नहीं ना। अच्छा, टिकट खरीदी है, सीट बुक की आपने, क्या ऐसा है कि आप उस सीट को उखाड़ के बस से आप अपने घर ले आते हो कि मैंने तो पैसे दिए थे? ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि सर्विसेज में आपके पास ओनरशिप नहीं आती है। जस्ट ओनली यूज़ करो, वो भी ऑन द स्पॉट ही होती है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ पैसे दिए आप थोड़े दिन बाद मतलब यूज़ हो सकते हैं, नहीं। आपको ज़रूरी मोस्ट ऑफ चांसेस में क्या होता है कि सर्विसेज लेने वाला और सर्विसेज देने वाले ऑन द स्पॉट अवेलेबल होते हैं, और आपको ऑन द स्पॉट ही क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो चलो इसको फीचर पढ़ लेते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज क्या होती है, यहाँ पर आपके पास इंटेंजिबिलिटी, मैं पहले यहीं आ जाती हूँ। इंटेंजिबिलिटी है, क्या आप उसको देख सकते हैं सर्विसेज को? जस्ट ओनली सीन क्या आप उसको सीन कर सकते हो? देख सकते हो? नहीं, आप उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जस्ट ओनली फील कर सकते हो, राइट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है मीन्स की जो देने वाले हैं पर्सन, ठीक है, और जो लेने वाला पर्सन है, वो दोनों एक साथ ही देंगे। अगर दे रहा है कोई व्यक्ति तो ऑब्वियस ही बात है उसी टाइम पे कोई ना कोई इंसान उस सर्विसेज को ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो के अंदर बैठे आप, ठीक है, ऑटो के अंदर बैठे हैं आप, तो ऑटो वाला जो अंकल है या सर है जो भी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको ऑटो में बिठाया, ठीक है, ये इसकी है ऑटो, ये है इसकी ऑटो, यहाँ पे लगा देते इसकी लाइटा, ठीक है। इस ऑटो में आप बैठे हैं, ठीक है, ये आपको साथ साथ लेके जा रहा है डेस्टिनी पर, आप भी इसके साथ है, ये भी खुद सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऑटो से यहाँ पे उतर गए हैं और आपने इसको पैसे दिए, ठीक है। मीन्स कि जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो कंज्यूम करने वाला है, वो साथ साथ करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द कंज्यूमर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम, सेम टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द सर्विस टू बी डिलीवरी, जब हम सर्विसेज को डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हेयर सैलून के एग्जाम्पल ले लीजिए। हेयर सैलून के अंदर क्या होता है कि अगर आपको बाल कटवाने तो ऑब्वियस ही बात है आपको जाना पड़ेगा ना, तभी आपके बाल कटेंगे, राइट, आपको शेप जो भी करवानी है। अच्छा, पेरिशेबिलिटी के बारे में बात की जाए, पेरिशेबिलिटी का क्या ऐसा है, क्या ऐसा है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो? नहीं करके रख सकते। जस्ट ओनली आपको ऑन द, पहले ही बोला है कि ऑन द स्पॉट आपको यूज़ करना है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टोर करके रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब हम सर्विसेज देते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक इंसान को सर्विसेज सेम दें। अब मैंने कहा कि मान लीजिए जो बार्बर है, ठीक है, जो जहाँ पर आप अपने हेयर कट करवाने जा रहे हैं, उसका सुबह बहुत अच्छा मूड था, उसने बहुत अच्छी कटिंग की, बहुत अच्छा शेप किया। दोपहर के अंदर भी तो उसका मूड इतना अच्छा नहीं था जैसे कि जो सुबह था, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग हुई। शाम तक आते आते क्या होगा कि उसका मूड स्विंग हो सकता है, उसका मूड चेंज हो सकता है, राइट, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जब भी कोई पर्सन सर्विसेज देता है, जो सर्विसेज जब देता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हर कस्टमर को वो सेम सर्विस दे, राइट।
तो डिपेंड करता है प्रोवाइडर के ऊपर कि वो कब और कहाँ और कैसे सर्विसेज दे रहा है। अगर उसकी मूड अच्छा है, मूड स्विंग नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटर सर्विसेज मिलेगी। अगर मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, परेशान है वो, तो क्या होगा, उसे ज़रूरी है कि वो अपने आप को रिफ्रेश करे, अदरवाइज सर्विस। और तभी तो कहते हैं कि मैं गई थी ना वहाँ पे, तो वो उसने बड़ी अच्छी कटिंग की थी, कहते मैं गई थी ना यहाँ पे, तो मेरे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी सर्विस देने का जो कहते हैं ना कि मूड के ऊपर बात की जा रही है, स्विंग होता रहता है, सिंपल सी बात ही है। या फिर मैं कहूँगी कोई ओकेजनली, अगर कोई ओकेज़न है तो आपका काम करने का मूड बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज मूड थोड़ा सा नॉर्मली होता है, ठीक है। लैक ऑफ ओनरशिप है, ओनरशिप यहाँ पे नहीं ट्रांसफर की जाती, जस्ट ओनली आप सर्विस लेते हो, उतर जाते हो। बस की सीट वाला एग्जाम्पल याद रखना, बस की सीट आप लेके नहीं जाते घर, वहाँ पे ही रखी रहती है ना। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज। क्लासिफिकेशन को मैं सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करूँगी, पर्पस के बेसिस पे। कंज्यूमर सर्विसेज है या फिर बिजनेस सर्विसेज है। कंज्यूमर सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जो अभी फिलहाल एग्जाम्पल है, तभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर दी। सैलून की सर्विसेज होगी है, बैंक की सर्विसेज होगी है, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज है, जैसे टीसीएस कंपनी के अंदर क्या किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कंसल्टिंग की सर्विस दी है, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या किया गया है, बच्चों को क्या दिया गया है, सर्विसेज दी गई है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास सर्विस डिलीवरी, ठीक है। सर्विस डिलीवरी का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द सर्विस, क्या है, प्रोडक्ट पीपल बेस्ड सर्विसेज है और इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज है। पीपल बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या है, पीपल बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या है, जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर मैं कहूँ कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सीए की कंसल्टेशन ले हो तो आपको सीए होना चाहिए वहाँ पे। तो कहने का मतलब एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कहूँ कि इक्विपमेंट बेस है, वहाँ पे किसी की ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो कहने का मतलब वहाँ पे मशीन होगी। मशीन दैट मीन, जैसे कि बैंक के अंदर आपका एटीएम मशीन होती है, राइट। समझ पा रहे हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। सर्विसेज तो दे रहे हैं ना वो भी। या बैंक की मशीन, जो एटीएम की मशीन है उसको उठा के ले जाओगे, नहीं लेके जा सकते। अच्छा, या नेक्स्ट आता है कि कंज्यूमर का, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जाए कि कितना कंज्यूमर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर कंज्यूमर हाई इन्वॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस भी हाई मिलेगा। अगर कंज्यूमर लो इन्वॉल्वमेंट कम है तो उसका क्या होगा, कम प्राइस होगा, या फिर मैं कहूँ कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं होता कि हर जगह प्राइस ही मैटर करता है, बट मोस्ट ऑफ यही होता है कि जहाँ पे प्राइस मैटर होती है वहाँ पर क्या होता है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है। अब देखो यहाँ पर हाई इन्वॉल्वमेंट तब होगी अगर मैं कहूँ कि आप जिम में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो कैंडिडेट को होना जरूरी होगा ना। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को होना जरूरी होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ की सर्विस लेनी है तो भी कैंडिडेट की जरूरत होगी। अगर आप कोई कंप्यूटर सीख रहे हैं तो भी कैंडिडेट की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई इन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर बात आ जाती है कि जहाँ पर कस्टमर, जो कैंडिडेट है, वो बहुत कम इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सर्विस ली है, आपके कपड़े धुलवाए हैं, ठीक है, धोबी से, सो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने जस्ट कपड़े पकड़ाए, वो धो के वापस ला देगा, सो सिंपल, ठीक है। टेंजेबल डोमिनेंट सर्विस होती है, एक इनटेंजेबल डोमिनेंट सर्विस होता है। टेंजेबल का मतलब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, जो आपको टच कर महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, राइट। और एक इंटेंजिबल डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो देख नहीं पा रहे। यहाँ पे सर्विसेज आएगी डॉक्टर की, टीचर की एंड कोई सी भी एडवोकेट की। टेंजेबल सर्विसेज के अंदर आपको नजर आएगा, जैसे कि आपकी कोई गाड़ी थी, ठीक है, आप अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी, अपनी कार, जो भी है आपके पास, उसको सर्विस करवाते हो नहीं करवाते हो। अच्छा, सर्विस करवाने के बाद आपके अंदर उसके अंदर चेंजेस नजर आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। इवन अगर पहले आवाज़ नहीं कर रही थी, अब वो आवाज़ नहीं कर रही थी, तो अब आवाज़ नहीं करेगी सर्विस करवाने के बाद, है ना। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल का रिपेयर का सर्विसेज का एग्जांपल लिया है कि आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑटो जो कार है उसको सर्विस करवाया है। तो जो कार है वो तो मेन प्रोडक्ट है, जो सर्विस रिपेयरमेंट करवाई है वो क्या है, आपकी सर्विस है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है बट हाँ समझना होगा, ठीक है। आगे समझ में यहाँ पे, अब जो मैंने ऊपर आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई है कि जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, वो इंसेपरेबल होती है, वो पेरिशेबल नेचर की होती है, वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, लैक ऑफ ओनरशिप होती है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या पता कुछ हो, आप कुछ दे दें उसको, ठीक है,
तो इसकी वजह से सर्विसेज को हम एग्जैक्ट माप नहीं सकते कि इसका हमें प्राइस कितना चार्ज करना चाहिए, राइट। अब आप किसी सैलून पे हेयर कट करवाने जा रहे हो तो कोई सैलून वाला क्या लेते हैं, 30 रुपये लेता है, कोई लेता है 40 रुपये लेता है, कोई 50 रुपये भी लेता है, कोई 80 रुपीज़ भी लेता है और कोई इससे ज़्यादा भी लेता है, 100 120 ऐसे लेते हैं। तो अब देखो सर्विसेज तो एक ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में मैटर करता होगा, ठीक है, बट हमें चार्जेस सेट करने में दिक्कत होती है, पहली बात तो, ठीक है। जितनी इसकी फीचर्स थी ये इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, चैलेंजेस बन जाएंगे, राइट। तो इसमें इतनी क्योंकि सब की चीज़ें ना इसमें कंडीशन लेबल है, ठीक है। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अभी की अभी यूज़ करना होगा, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। ओनरशिप नहीं मिलती। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है, राइट, और आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है। अगर वो मैच ना करे तो कहीं ना कहीं आप निराशा हासिल करेंगे, और दूसरा आपको इवन ये होगा नेक्स्ट एक्सपीरियंस आपको वो उससे करने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। मैनेजिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस इज अ डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात, बिकॉज सर्विसेज आर द पर्सनल एंड द सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती। मीन्स कि ये नहीं है कि हाँ जैसे कि एक बार मशीन में सामान डालने के बाद वो सेम तरह का अगर निकलेगा, ऐसा नहीं होता। किसी कस्टमर को कुछ, किसी कस्टमर को कुछ, किसी कस्टमर को कुछ होगा, ठीक है। ये आपको कंज्यूमर और प्रोडक्शन एक साथ होनी चाहिए, मेन बात यही है। अगर आप एक साथ नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है आप उस सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे कि टीचर की अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो ऑब्वियस ही बात है आपको उस क्लास की अंदर होना पड़ेगा, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते आप, ठीक है, क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया है। नेक्स्ट आता है कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे बात की जा रही है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बात की जा रही है, प्राइस को रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आपको ये बताऊँ, मुझे अब ये डिफरेंस करवाने की ज़रूरत है, वाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्विसेज क्या होती है, आपकी इंटेंजिबल होती है, इसके अंदर आपकी कोई ऑनरशिप नहीं होती है। कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है दोनों के दोनों एक साथ ही होंगे वहाँ पर, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और इसकी यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, इसकी देने वाले के ऊपर। इसको आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। अगर आपने क्या कहा कि आपने मेरे जो हेयर कट तो कर दिया, मुझे पसंद नहीं आए, मेरे वापस हेयर लगा दो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपने कहा कि आपने ट्रैवल किया, मुझे ट्रैवलिंग में मज़ा नहीं आया, क्या वो सर्विस आप उसको वापस दे सकते हो? नहीं दे सकते, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें एग्जांपल दे दी, ठीक है। ये हो गया चैप्टर आपका फिनिश, बहुत इजी चैप्टर था। ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं कि मार्केटिंग सर्विसेज मिक्स क्या होता है, ठीक है, सर्विसेज मार्केटिंग क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट बताने हैं, इंडिया के अंदर कैसे कैसे चैलेंजेस हैं, ठीक है। के डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या है, और वेरियस चैलेंजेस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, उसके रिगार्डिंग आपको एग्जांपल देने। आप ये कोई भी एग्जांपल उठा के रख देना, आईफोन का रख देना, ठीक है, बुक का रख देना, फास्ट फूड का रख देना, कुछ भी रख देना, पर रख के जरूर आना, अदरवाइज आपको वही बात नहीं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। ये आपके बुक की जो पूरे चैप्टर की समरी है, और इस चैप्टर को हमने पूरा कंसाइज वे में यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें विद एग्जाम्पल, राइट, ओके। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे हम अपने, आपको पता हो तो हम चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, देन 7th हो गया, ठीक है। 5th हमारा ये वाला था, सेगमेंटेशन वाला था, राइट। देन फाइनली अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे 8th चैप्टर के ऊपर। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया हुआ, आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी